नमस्कार दोस्तों, अभिनव भेंट वार्ता की कड़ी में आज हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरपी भारती जी हैं। हम सर से राजनीति से जुड़ी कुछ खास बातचीत करेंगे। आप अपना परिचय दे दें हमारे श्रोताओं को। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आरपी दा भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ और ये पार्टी अभी मात्र 3 से 4 महीने पहले में इस कोरोना से जस्ट पहले इसका गठन किया गया है और पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है और इसमें सबसे पहला जो हमारा टारगेट है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश 2022 के लिए हम लोग फाइट करने की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए हम जगह जगह अभी हम 90 दिन की यात्रा पर भी निकले हुए थे, लेकिन कोरोना के चलते हम उसको स्थगित मेरे को करनी पड़ी। लेकिन अभी कोरोना से प्रॉब्लम थोड़ा सा हम लोग फ्री मोड में आ रहे हैं, तो फिर से हम प्रयास ये कर रहे हैं। तो आज हम सीतापुर में हैं और आपके बीच में हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। सर, अशोक राज स्वर्णिम युग पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन क्या है? भारत में अगर देखा जाए अशोका राज की हम बात कर रहे हैं, तो जो बीजेपी वालों ने राम राज की बात कही थी, वो राम राज वास्तव में अशोका राज ही था। जी सर। उन्होंने टोटल कॉपी किया हुआ था और उन्होंने अपने तरीके से उसको पेश करने का प्रयास किया, जिसमें वे विफल रहे हैं। तो राम राज और अशोका राज में कोई अंतर नहीं है। वो उसका एक बदला हुआ जो प्रारूप है, जो राम राज के रूप में वो पेश करना चाहते हैं। अशोका राज की अगर मैं बात करूंगा तो अशोका जो है, सम्राट अशोक महान अपने शासन काल में एक ऐसे विश्व स्तर के सम्राट रहे हैं जिनके ज़माने में जनता जो है सोने की थाली में खाना खाती थी। मतलब इतनी अमीर थी। उस समय आपके देश की जो जीडीपी थी वो 30 से 35% जीडीपी हुआ करती थी। और अगर हम बात करें आम जनमानस की, मीन्स एक पीएम की सैलरी की, तो आज के वर्तमान भारत की सैलरी की जो तुलना में अगर देखा जाए तो उसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर व्यक्ति को न्याय, अधिकार और सम्मान मिलता था। हर व्यक्ति स्वतंत्र था, हर व्यक्ति सुखी और संपन्न था। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ही कहते थे कि मैं किसी भी क्षण कहीं पर भी रहूँ, चाहे मैं अपने व्यक्तिगत काम में कहीं पर भी बिजी रहूं, अगर जनता की ज़रूरतें हैं, किसी भी वक्त जो है हमें बुलाया जा सकता है और हम आपकी सेवा के लिए 24/7 हाजिर रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि आज मानवतावादी जो विचारधारा है, जो क्षमतावादी विचारधारा है, उसका लगातार पतन किया जा रहा है और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है गैर बराबरी की सरकार है। गैर बराबरी सरकार जो जितनी भी आ रही है देश के अंदर, विशेष तौर से मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का जो एजेंडा रहता है वो लूटो, खाओ और अपना भविष्य बनाओ। तो लूटोगे किसको, खाओगे किसको? हमारे देश की जनता को लूटोगे, हमारे देश की संपदा को खाओगे और उसी से अपना भविष्य बनाओगे। तो हमारा जो एजेंडा है वो समतावादी विचारधारा का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान है। अगर हम उस संविधान को पूर्णतया ही लागू करवा पा जाएं, कम्प्लीटली लागू करवा पा जाएं, तो अशोका राज की एक झलक आपको देखने को वहीं पर मिल जाएगी। यही अशोका राज है और इसमें पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, गली गली में जो है पार्टियाँ चल रही हैं, लेकिन अगर थीम और एजेंडे की बात करोगे तो कोई भी अपने पार्टी के प्रति जो है खुलता नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी से बात नहीं करता है। सिर्फ एक विधायक सांसद बनने का सपना जो है लिए बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है और किसी बड़ी पार्टी में चले गए, अपनी विचारधारा को ख़त्म कर देते हैं। हम देश की वास्तविक समस्या के समाधान चाहते हैं। अब वास्तविक समस्या का समाधान तभी होगा जब जनता खुल करके पार्टी को सपोर्ट करेगी और साथ देगी। अगर हमारे को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम समस्या के जो हम कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे। अगर हम गठबंधन में बनाते हैं, कहीं पर भी कुछ ऐसा काम होता है कि भाई 1-2 विधायक, 4 विधायक हमारे जीत रहे हैं, तो 4 से विधायक जीतने के अलावा वो हार जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो जीत हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सत्ता में रहते हुए भी अन्याय को सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। इससे अच्छा आप सत्ता में ना रहें तो ज़्यादा बेटर है।
इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की। सरकार हमारी आए, फुल बहुमत के साथ आए, तो हम रिजल्ट आपको दिखा पाएंगे वास्तव में सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या बनता है। इट मीन्स मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का धर्म क्या बनता है। तमाम प्रधानमंत्री जी धर्म का प्रचार करते फिरते हैं, प्रधानमंत्री जी को यही नहीं पता है कि उनका धर्म क्या है। आप समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री का धर्म क्या है। धर्म इन द सेंस कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब ड्यूटी और जिम्मेदारी। तो क्या वे अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर निभा रहे होंगे तो हमें आने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं क्या हो रहा है आजकल के देश के युवाओं के साथ। सर, बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर rहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहना कुछ नहीं है इसमें। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है। सीधी सीधी बात मैं जानता हूँ, समस्या है तो समाधान है, और अगर समस्या है तो उसका कारण है और निवारण भी है। अगर देश के अंदर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का कारण कौन है, पहले तो इस पर विचार करिए। और कारण है, कारण आपको पता चल गया तो उसका निवारण करना जरूरी है। अब निवारण के लिए आप ये बोलिए कि सरकार के सामने कटोरा लेकर हम रोजगार की भीख मांगेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार आपको भीख देगी, क्योंकि सरकार आपका कटोरा भी छीन लेना चाहती है, और जब कटोरा छीन लेना चाहती है तो भीख देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। इसलिए मेरा युवाओं से सीधा अपील यही है कि अगर उत्तर प्रदेश की मैं विशेष तौर से बात करूँ, ऐसे पूरे देश की जो जनता है या युवा हैं परेशान हैं, तो जो ये आताताई सरकार है, मीन्स बीजेपी सरकार है, इसको जो है ज़मीन से लेकर केंद्र तक जो है वो पूरा का पूरा बहिष्कार कर दीजिए, इनका नामो निशान मिटा दीजिए, आपको स्वतः रोजगार मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली रोजगार मिल जाएगा। रोजगार कहीं गया हुआ नहीं है। आपके देश के जो पैसे हैं, संपदाएं अभी भी वहीं पर वैसे ही स्थगित मतलब बनी हुई हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली बेचा जा रहा है और आपसे छीना जा रहा है। एक पक्षीय लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने सरकार को हटाने में सफल हो गए और कोई ऐसे सिलेक्शन आपका है, मेंटेन है कि मीन्स जो आपके लिए दिलो जान से काम कर सके, ऐसी सरकार अगर आप बनाएंगे तो रोजगार की समस्या का समाधान निश्चित है। लेकिन वो रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं, तो आप लड़ते रहिए। मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ, आप लड़ते रहिए। क्या करेंगे लड़ करके? भाई आप क्या करेंगे लड़ करके? आप लड़ने आएंगे तो पुलिस व्यवस्था हमारे पास में ऑर्डर कर दूंगा, मार पीट के आपकी हड्डियाँ तोड़ के रख देंगे। तो घर में आप बैठे सुरक्षित हैं, हड्डियाँ भी टूट गई, पता लगा कि फ्यूचर भी आपका खराब हो गया, उससे कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। तो सबसे बड़ी जो पावर आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ है, वोट की पावर, तो उसका इस्तेमाल तो हम सही करते नहीं हैं। हमारा जब सिलेक्शन गलत है तो आप इलेक्शन करवाते रहिए, क्या फ़ायदा होता है उसका? एक नई 72 सरकार बना लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज जो बीआरपी आपके लिए लड़ रही है, आपके लिए फील्ड में आ रही है, वो इसी समस्या का समाधान है। और बीआरपी का जो कोई बैकग्राउंड है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बीजेपी का बैकग्राउंड नहीं है, कोई कांग्रेस का बैकग्राउंड नहीं है। हम लोग किसी के इशारे पर काम नहीं करते। स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र तरीके से नेतृत्व दे रहे हैं युवाओं को और काम करना चाह रहे हैं। तो युवा साथ में जुड़े और अपनी सरकार बनाएं। अपनी सरकार बनाएं तो रोजगार 100% पाए। मैं तो 100% रोजगार की गारंटी देता हूँ। सर, प्रारंभ में हर राजनीतिक पार्टी ये वादा करती है कि हम 100% रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे सब लोग अपने किए हुए वादों से मुकर जाते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी यदि पूर्ण रूप से सत्ता में आती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, बात वादे की है ना, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि जो पार्टी हम लोगों ने बनाई हुई है वो पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, ये पार्टी कम्प्लीटली लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक में अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अगर आप शीर्ष नेतृत्व तो चाहते हैं, तो हर युवा का स्वागत है। हम ये नहीं करेंगे आप हमारी पार्टी में आकर के हमारी सत्ता आप दे दीजिए, सत्ता शासन मुझे दे दीजिए, आप गुलामी करिए। हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पार्टी में जुड़ करके आप खुद काम कर सकते हैं, विश्वास बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे विश्वास की बात है, वादों की बात है, तो तमाम पार्टियां लगातार वादे कर रही हैं, लेकिन मेरा मानना है ये देश सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, या बीजेपी कांग्रेस का नहीं, हर किसी भाई और बंधु का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने बीजेपी को चुना, कांग्रेस को चुना, सपा को चुना, बसपा को चुना, सबको तो आपने देख लिया है।
अच्छा, विशेष तौर से अगर मैं कहूँ कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, हम उस इतिहास की थीम पर काम करना चाहते हैं। हमारा इन द सेंस मानवतावादी है, किसी जातिवादी व्यवस्था को लेकर के नहीं चल रहे हैं। तो और जो भारत के लिए बहुत बड़ी मतलब हिस्ट्री को क्रिएट करता है, जिस पर भारत प्राउड करता है, गर्व होता है, सोने की चिड़िया आज विदेशों में भी बोली जाती है कि भारत देश कभी सोने की चिड़िया थी, उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं काम करता है? क्या उनके अंदर क्षमता नहीं है? आखिर में प्रधानमंत्री को सम्राट अशोक बनने के लिए किसने रोका था? है किसी ने रोका था? मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी उनको सम्राट अशोक बनने के लिए किसी ने रोका है क्या? तो हमारा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम युवाओं को निर्णय लेना पड़ रहा है। और वादों की बात तो हम कर रहे हैं भैया, 100% हम रोजगार देंगे उनको। रोजगार अगर नहीं देंगे तो भैया हमारे को सरकार बना करके वहाँ पे बैठ के टाइम पास करने का कोई अधिकार नहीं है। हम मात्र 3 महीने का हम समय दे रहे हैं। 50% अगर समस्याओं का उत्तर प्रदेश की समाधान नहीं कर दिया तो 3 महीने के बाद हम रिजाइन कर देंगे। हम क्यों? सरकार हम इसलिए नहीं बना रहे हैं, हम बैठ के वहाँ पे टाइम पास करेंगे। और 5 साल के अंदर ही नहीं, हमें 5 साल नहीं चाहिए, मात्र 3 साल के अंदर हम आपके 100% समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। अब मेरे तो ये प्रश्न मत कर देना कि ऐसे कहने वाले बहुत आते हैं, करते नहीं है। तो जब करते नहीं है तो वो होंगे जो होंगे, हमें नहीं पता होंगे क्या परवरिश है, क्या उनका लालन पालन रहा है। हमारा तो लालन पालन एकदम भैया जो है संस्कारी रहा है। हम लोग जी जान देते हैं अपने देश और संविधान के लिए, उसके लिए हम कुर्बानी तक दे देंगे, वो करके दिखाएंगे। अगर हम सत्ता में आ जाते, अपने भाइयों अपने बहनों को हम खुश नहीं रख पाते, उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो सत्ता में आने की क्या जरूरत है? और बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है। सम्राट अशोक को पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा कैसे वो काम करते थे। लेकिन हमें जो पढ़ने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं वो पीछे हैं देश के अंदर, और जो षड्यंत्रकारी हैं वो आगे बैठ के देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला। तो उन्हें सबसे पहले रोकना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर, विधानसभा बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? देखिए सर, पार्टी का अभी गठन मैंने आपको बताया कोरोना से पहले हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा हम टांग पसारने की जो फंडे पे है ना, काम नहीं कर रहे हैं। हमारे सदस्य पूरे देश में बन रहे हैं, उनका स्वागत है। और जो सदस्य अपने बिहाफ पे, अपनी दमदारी के बल पे इलेक्शन लड़ रहा है, हम लोग टिकट वगैरह देने की तैयारी में हैं। लेकिन जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो अभी उत्तर प्रदेश में ही काम करेगी। 2022 तक उत्तर प्रदेश में ही काम करेगी, और उसके बाद जो हमारा फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर प्रचार प्रसार आगे। सर, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने कितनी सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है? देखिए सर, मैं झूठ बोल दूं कि मैं जीत रहा हूं तो ये ठीक नहीं है। जनता को गुमराह करना है। हमारा प्रयास है कि हमारा क्या काम है, मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ। निर्णय हम कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाते भी हैं ना, तो हम एक स्वतंत्र गाइडेंस करते हैं कि ये सच्चाई है, निर्णय आपको लेना है। हम ये नहीं कहते कि आप मुझे मान लीजिए, हम ये कहते हैं कि आप डिसाइड करिए कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, उसके आधार पर निर्णय लीजिए। तो हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो प्लानिंग और योजना है, पूरे 403 सीटों पे हम विधानसभा सीट मतलब लड़ाएंगे चुनाव। अब वो कैंडिडेट हमारे, मैंने आपको बताया भी पहले भी, अभी यहाँ पे क्लास हो रही थी, एक तरीके से मीटिंग थी, तो मैंने उसमें आपको बताया है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो कुछ नहीं है, उसके पास एक भी रुपया नहीं है, वो भी विधानसभा सीट लड़ने के लिए तैयार है। तैयार हो जाए, अगर उसका डेडिकेशन है तो हम उसको हर तरीके से फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। आप मेरा जो एक कंप्लेंट है उसमें पूरा प्रोसीजर हमने निकाला हुआ है कि हम अगले को लैपटॉप दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, ऑफिस दे रहे हैं वेल मेंटेन, और उसके बाद जब वो फाइनल मोमेंट में आता है तो 20-20 लाख रुपए भी हम दे रहे हैं। तो अगर हम सारी फैसिलिटीज़ मेंटेन कर रहे हैं आपके लिए, तो एक गरीब बाप का बेटा भी विधायक सांसद क्यों नहीं बन सकता? तो ऐसे युवाओं को मैं आमंत्रित करूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वे अगर ये पॉलिटिक्स के बिहाफ पर काम करते हैं तो दो लोग जो है इस देश को बदल सकते हैं। एक तो युवा और दूसरे टीचर बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। अगर टीचर और युवा दोनों को कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान हो जाएगा। और पार्टी में आने के लिए आपको रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। आप डोंट थिंक दैट कि बहुत बड़े मतलब बंडल की जरूरत पड़ती है तब कोई पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश हो जाती है। मैंने जब पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश किया तो अपनी ज़िंदगी का सबसे विपरीत परिस्थितियों में हमने गठन किया है। जिस विपरीत परिस्थिति से अभी हम गुजर रहे हैं वो विपरीत परिस्थिति मैंने कभी नहीं देखा। भाई कोरोना भी है, उधर नोटबंदी भी हो गई है, सारी चीज़ों को हमने फेस किया है, लेकिन हौसले बुलंद है, समाज पूरा साथ खड़ा हुआ है, लोग दे रहे हैं पैसे, लोगों के पैसे से काम चल रहा है। इतना आज हमारी सोसाइटी में हमारी वैल्यू है कि अगर एक आवाज़ लगा दूँ तो लाखों रुपये इकट्ठा हो जाते हैं।
एक दिन के अंदर। तो हमें किस बात की चिंता करनी, समाज साथ में खड़ा हुआ है तो हमें पीछे मुड़ की जरूरत नहीं है, मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं है, केवल काम करने की जरूरत है। और समाज एक विकल्प की तलाश में है, देश एक विकल्प की तलाश में है, लेकिन जब देश विकल्प को देगा, बनाएगा, नेतृत्व करने वाले होंगे, समाज साथ देने वाला, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नहीं तो वही ABCD 3-4 विकल्प हैं, मजबूरी में आप क्लिक करते रहिए, कभी इनको कभी उनको, और चोर चोर मौसेरे भाई है तो आप सभी जानते ही हैं। अब ज्यादा में क्या सर 2022 के चुनाव के लिए अभी उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकारिणी का गठन हो गया है? देखिए सर, हमारी जो कार्यकारिणी है ना, उसमें अनलिमिटेड जो है प्लान और योजनाएं हैं। हम लोग हर जातीय व्यवस्था को मेंटेन करके हर जाति को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी पार्टी के बिहाफ पे किसी व्यक्ति विशेष को जो है हम लोग परेशान इंसान जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंच रही है। ऑलरेडी हमारा संगठन इनलो काम कर रहा है, उसके बिहाफ पे हमारे उत्तर प्रदेश में हर जिले में लोग हैं। अब हम कोरोना से जो परेशान और पीड़ित थे उससे निकल करके अब हर जिले में जा रहे हैं, और टीम का गठन जो है वो जल्दी ही हो जाएगा, कम से कम समय में। और हम शॉर्टली भी एक जिले को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, रायबरेली पर हमारी बातचीत चल रही है, और जल्दी वो फाइनल हो जाएगा। तो ज़मीनी लेवल पे मीन्स बूथ लेवल से ले करके हम पूरा का पूरा जिला लेवल तक का काम वहाँ पे करके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाएगा वहाँ पे। सर प्रधानी से राजधानी तक का क्या प्रोसेस है? देखिए हमारा मानना है ना कि जो समस्याएं हैं वो ग्राम सभा लेवल पर ही हैं, और जो सरकारें काम कर रही होती हैं वो ग्राम सभा लेवल के लिए ही काम कर रही होती है। आम जनमानस तो ग्राम सभा वार्ड लेवल पर ही रह रही होती है। राजधानी में लोग बैठे हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम, क्या समस्याएं हैं। और मेरा मानना है कि पब्लिक की जो वास्तविक समस्या है, जो तीसरे लेवल की सरकार होती है, अगर उस सरकार को मजबूत कर दिया जाए, उस सरकार को मजबूत कर दिया जाए तो पब्लिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान आज जो है सिर्फ नाम मात्र का है, उसका कोई अधिकार नहीं है, पुलिस वालों से बात नहीं कर सकता, किसी और से बात नहीं कर सकता, राइट। मतलब वो अपना वहाँ पे हुकूमत दिखा नहीं सकता, किसी को न्याय के लिए अपील नहीं कर सकता। पुलिस वाले अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोर्ट अपने तरीके से काम कर रहा है, डीएम साहब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधान को कुत्तों की तरह बना के रखा जाता है, 1 रुपए की सैलरी तक नहीं मिलती है। विधायक सांसद सैलरी ले रहे हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिलती है। अब बताइए, जब सैलरी नहीं मिल रही तो बेचारा वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, कैसे काम करेगा? आप मुझे बताइए कैसे काम करेगा? तो हमारा जो एजेंडा है कि सबसे पहले तीसरे स्तर की जो सरकार है उसको फुल पावर में दिया जाए। मतलब मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो तीसरे स्तर की सरकार फुल पावर में रहे, और गाँव की जो समस्या है उसका समाधान वहीं तुरंत हो जाए। तब थाने में जानी चाहिए, तब जो है किसी कोर्ट में जानी चाहिए। अब ग्राम सभा लेवल पे प्रधान के रूप में आप रह रहे हो तो आप जान रहे हो कि आप अच्छे हो या बुरे हो। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, प्रधान जी को पता है। अच्छा, आप कोर्ट चले जाते हैं, आप डीएम के पास चले जाते हैं, आप एसडीएम के पास चले जाते हैं, हर 3 महीने में उनका ट्रांसफर होता रहता है, चारों तरफ घूस चलता है। तो ज़्यादा पैसा देता उसका काम होता, बाकी लोग लाठी डंडे खाते रहते हैं। तो प्रधानी से राजधानी तक का मतलब क्या है कि हम प्रधानी से राजधानी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक की सारी समस्याओं के समाधान की बात मैं कर रहा हूँ, और जिसका आधार हमारा प्रधानी बनेगा। तो प्रधानी लेवल को हम सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, और तब उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। और इसमें जैसे गांव की समस्याएं होती हैं, जैसे मान लो कहीं कुछ हो गया, मीडिया वाले पहुंच नहीं पाते। मीडिया आजकल दलाली करते हैं मोस्टली, आपको पता ही है, जो स्वतंत्र मीडिया नहीं है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जो मेन मुद्दा होता है गांव का उसे दबा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले गाँव में था, वहाँ पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, गाँव वालों ने मिल करके उसको बिजली के तार में मरा हुआ दिखा दिया। तो जो प्रशासन है वो रिटर्न मांगता है, कोर्ट रिटर्न मांगता है, जो वकील साहब ने या किसी पार्टी ने लिख करके दे दिया, पुलिस वालों ने विवेचना करके दे दिया, उसे मान लिया। वास्तविकता है नहीं। लेकिन अगर गांव वाले सक्रिय हैं या वहाँ का प्रधान सक्रिय है तो वास्तव में हम उस काम को बड़ी ट्रांसपेरेंसी से, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं पर भी वीडियो बनाया जा सकता है, रिपोर्टिंग की जा सकती है, हर व्यक्ति, हर नागरिक रिपोर्टर बन सकता है। तो हम चाहते हैं पूरी की पूरी पारदर्शिता पूर्वक हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले, न्याय मिले। अगर किसी के साथ कोई व्यक्ति ये लिख करके भेजता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन्वेस्टिगेशन कराए। लेकिन सरकार तो फाइल ही बंद कर देती है, वो तो कहती नहीं न्याय हो गया। अब अकेला व्यक्ति हो न्याय न्याय चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगा, कोई कोर्ट कचहरी सुनने वाला है क्या? कोई नहीं सुनता।
तो मेरा ये मतलब है कि भाई ऐसी न्याय व्यवस्था मेंटेन हो देश के अंदर जो निःशुल्क मतलब न्याय दे, किसी पैसे की जरूरत ना पड़े। अच्छा, उसके बाद जब आप केस को मेरे पास ले आते हो, सपोज दैट मैं जज हूँ, तो न्याय करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आपने बढ़िया वकील किया है तो आपकी बात अच्छा रखेगा, आपने बेकार वकील कर दिया तो आपकी बात नहीं रख पाया और दूसरा वकील ने उसको दबा दिया। अरे जब वकील ही सारा निर्णय कर रहे हैं तो जज साहब क्या कर रहे हैं? जब वकील ही सारा निर्णय कर रहे हैं तो जज साहब क्या कर रहे हैं? और वहां पर अन्याय होता है, पैसे दे दे करके सर ऑर्डर करवाया जाता है। मैं क्या बताऊं, मैं तो देख रहा हूं, आम जनता के बीच में जाकर के मैं देख रहा हूं। अच्छा, आप कंप्लेन करोगे सीएम पोर्टल पे, सीएम हेल्पलाइन नंबर पे सीएम सो रहा है, वो भेज देगा उन्हीं के खिलाफ, और वो अधिकारी आपके खिलाफ हो गया तो और परेशान करेगा। 1-1 लाख रुपए लेते हैं एक ऑर्डर करने के लिए, कमिश्नर तक की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये देश के गद्दार हैं या देश के रक्षक हैं, मुझे बताइए जरा। आखिर देश का जो देशभक्ति क्या होती है, मुझे बताइए। आप देश के युवा हैं, हम देश के जो है नागरिक हैं, आप देश के नागरिक हैं, तो हमारी आपकी रक्षा ना करने वाला व्यक्ति या हमारा आपका शोषण करने वाला देश का हुक्मरान कैसे हो सकता है, देश का रक्षक कैसे हो सकता है? हमें ऐसी व्यवस्था को पलट देना चाहिए। 2 मिनट लगता है सारी चीज़ों को सही करने में, आपके वोट में इतनी पावर है, लेकिन हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। प्रॉब्लम इज दैट। और उसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक आई नहीं जो डेडिकेशन के साथ काम करे। अब हम लोग आ रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए, निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सर, 2022 में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी किन एजेंडों को लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरेगी? देखिए, चुनाव लड़ना जीतना ये सब कोई टाइम पास या गेम का मैटर नहीं है, ठीक है ना। और वास्तव में अगर एक नागरिक के बिहाफ पे देखा जाए तो हमारा काम होता है कि मैं अच्छे से जॉब करूं, रुपए पैसे ईमानदारी से कमाऊं, घर परिवार को पालूं, देश के लिए जो हो सके मैं उसको करूं। अब सबसे पहला जो पॉइंट ये बनता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब जो है व्यक्तिवादी पार्टी है। किसी को ले लीजिए, किसी का नाम आप ले लीजिए, मैं बताता हूँ। सपा हो गई व्यक्तिवादी पार्टी, जातिवादी पार्टी। बसपा हो गई, वो भी जातिवादी पार्टी, व्यक्तिवादी पार्टी। बीजेपी हो गया, जातिवादी पार्टी, वहाँ पे सवर्णों के अलावा किसी को सम्मान नहीं मिलेगा, वो भी जो है षड्यंत्रकारी विचारधारा को लेकर के। और जो पार्टियाँ बनी हैं सबको समझ लीजिए, छोटी मोटी जो पार्टियाँ हैं वो एक विधायक सांसद बनने के लिए मर रही हैं। तो सबसे पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, पार्टी में हम लोग हर जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय समाज के लिए, ठीक है। अब आपने कहा एजेंडे पर काम करना है, हमने कहा एक तरफ से समस्या ही समस्या, कौन सा एजेंडा बताऊं, कौन सा एजेंडा बताऊं? लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। बताइए, जो चीज़ जो यदि महापुरुष ने कहा है कि जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है, और जब सारा प्राइवेट कंपनी यहाँ पे चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी भी प्राइवेट कंपनी हो जा रही है, तो आपको कौन पूछेगा? सरकार किस लिए बना रहे हो? सारा रोड प्राइवेट हो रहा है, सरकार प्राइवेट हो रही है, रेलवे प्राइवेट हो रही, तो आप कहाँ हैं? बिजनेसमैन और बिजनेस वाली कंपनियों की ये देश और वो बन जा रहा है। तो उस स्थिति में मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी है, यहाँ पे आए दिन हत्याएं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। भाई हमारे पास पैसा नहीं है, चलेगा, महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 1 साल 2 साल बिता लेंगे, लेकिन डेली कोई मेरे को मार रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा जो है मुद्दा है। आए दिन मार दिया जा रहा है, आए दिन कटवा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या सरकार इसको मतलब कंट्रोल कर पाने में सक्षम है? और सक्षम कैसे होगी? कौन सी पार्टी वाले गुंडे नहीं है, कौन सी पार्टी वाले मवाली नहीं है, कौन सी पार्टी वाले जो है असलाहधारी नहीं है, सब गुंडे मवालियों की पार्टी चल रही है, तो वो समस्या का समाधान करेंगे? माताओं बहनों का बलात्कार करने वाली बीजेपी में कितने सारे अंतरी मंत्री पकड़े गए, तब बलात्कारी हैं। जब बलात्कारी वो खुद ही हैं तो वो बलात्कार रोकेंगे हैं? जब नशेड़ी आप हो तो आप नशा मुक्त प्रदेश बनाओगे? संभव है क्या? जनता कहाँ सो रही है? जनता को विकल्प खड़ा करना पड़ेगा, तब सोल्यूशन होगा। और उसको परीक्षण करें, मैं नहीं कहता हूँ आप मेरा सपोर्ट करिए, अपने बेटों को आगे करिए, अपने बेटों पर विश्वास है, अपने सगे संबंधियों पर विश्वास है, उनको पार्टी में जोड़िए, उसमें जो है उनकी सहभागिता सुनिश्चित करिए, समस्या का समाधान देने की जिम्मेदारी हमारी है। मुद्दे बहुत अनगिनत मुद्दे हैं। किसानों को क्या मिल रहा है? कहने को अन्नदाता है, कहने को अन्नदाता है, किसानों को मिल क्या रहा है? भाई हम लोग ऐसी स्कीम लेकर के आ रहे हैं कि भारत देश के किसानों को सबसे अमीर बना देंगे, सबसे अमीर बनाएंगे, लेकिन वो एजेंडा में 6 महीने मात्र रह जाएगा, तभी बोलूँगा कि कैसे बनाएंगे। और कृषि प्रधान देश है कहते हैं हमारा देश, खेती बाड़ी पे सब होता है। किसान जब खेती करता है तो वो रोता रहता है बेचारा, सबसे ज़्यादा निराशा युक्त वही फील करता है। चलो मान लेते निराशा युक्त फील करे,
नेताजी के सामने अगर नेताजी बैठ गए तो बड़ी इज्जत है, अगर नेताजी के सामने कोई किसान अंकल चले गए तो कुत्तों के बराबर भी इज्जत नहीं होती। क्यों भाई? देश की ग्रोथ में, देश के जो है विकास में तुम्हारा ही रोल है क्या नेताजी? किस बात के नेता हो मुझे बताइए। किसी भी नेता को पकड़ लीजिए, अगर फोन पे आपकी बात को सुनता समझता हो तो मुझे बता दीजिए। नेता ऐसा होना चाहिए कि जो 24/7 जनता चाहे वो सत्ता में हो और चाहे सत्ता में ना हो, वो 24 घंटे लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर हो। अब जैसे उदाहरण के लिए अखिलेश यादव को ले लीजिए। अखिलेश यादव अगर चाह लें कितना भी कोई सरकार योगी की आ जाए, मोदी की आ जाए, वो किसी चीज़ के लिए नहीं काम कर सकते हैं, इंटरनल मैटर के लिए नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आपकी रक्षा कर सकते हैं। वो क्यों नहीं जाते? आज आप देख रहे हो कि तमाम रोड पे लोगों को लड़ने के लिए भेज देते हैं, खुद जो है एसी के अंदर बैठा रहता है बंदा, बैठा रहता नहीं बैठा रहता है, आप देखते होंगे। तो ऐसे लीडर को आप सिलेक्ट करोगे तो जूते लाती खाओगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नेता ऐसा बनाइए जो आगे होकर के चले। अगर कहीं लाठी डंडा भी खाना पड़ेगा सबसे पहले वो खाएगा, उसको नेता बोलते हैं। इनको जो है नेता थोड़ी बोलते हैं, ये तो स्वार्थी और चालाक लोग हैं, आपके खून पी करके अपनी पार्टी ग्रो कर लेंगे। भाई मायावती ले लीजिए, अखिलेश ले लीजिए, कितनी बार सरकार बनाओगे यार? जब तुमसे कुछ हिल ही नहीं रहा किसी को ना, क्यों मुंह फैलाए खड़े हो मुझे बताओ? है जाओ अपना रोजगार करो, खेती बाड़ी करो, खामखा जनता का टाइम और पैसा खराब कर रहे हो। गलत बोलो तो बताइए आप।